दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 28वां एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को देखा था कि कैसे हम किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालें जब हमारा चार्ज जो है वो कोई स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक बार हमने स्फेरिकल शेल को लिया, फिर हमने सॉलिड स्फीयर को लिया और फिर हमने कंडक्टर को लिया जिसकी इनर रेडियस ए थी और आउटर रेडियस बी थी, उसको भी हमने देखा। आज हम उसी सिचुएशन को एक बार दोबारा से डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं, उसको थोड़ा सा और पॉइंट्स हैं जिसको मैं बताना चाह रहा हूं। जरा देखिए, मेरे पास जो लास्ट एपिसोड में मैंने लिया था सिचुएशन वो कुछ इस तरह की थी। इसकी रेडियस थी हमारे पास ए और ये एक आउटर रेडियस थी, इसको हमने बी रेडियस बोल दिया था। ये हमारा कोई कंडक्टर था दोस्तों, इसके बी रेडियस है और ये कोई कंडक्टर है। हमने यहां पे इसके सेंटर पे कोई चार्ज रखा था Q और हमने क्या देखा कि जब हम सेंटर पे कोई चार्ज रखेंगे Q तो इसके इनर सरफेस पे आपका -Q आ जाएगा और वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा क्योंकि ये सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका -Q चार्ज आएगा। ठीक है, यहां पे आपका -Q चार्ज आपका इंड्यूस हो जाएगा। जितना ये है उतना ही -Q चार्ज इंड्यूस। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ -Q चार्ज? क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो करनी है। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो चाहिए तो आपको गॉस लॉ लगाना होगा। गॉस लॉ के लिए आप यहां पे गॉसियन सरफेस ले लो, तो चार्ज इनक्लोज जीरो आना चाहिए। तो चार्ज इनक्लोज जीरो के लिए Q पॉजिटिव है तो उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां पे ले लो आप सरफेस पे। तो इससे क्या होगा, मेरा अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जीरो आ जाएगी और कंडक्टर के अंदर जीरो आनी भी चाहिए। स्टैटिक चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नहीं आती है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी जीरो के लिए ये -Q चार्ज यहां पे आ गया और क्योंकि ये सेंटर पे रखा हुआ है तो ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब जरा देखिए, ये जो कंडक्टर है तो न्यूट्रल रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक तरफ -Q चार्ज इसके आ गया है तो दूसरी तरफ क्या होगा फिर बताओ? दूसरी तरफ यहां पे +Q चार्ज आ जाएगा। तो यहां पे भी आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा चार्ज और यहां पे आपका +Q चार्ज आ जाएगा। यहां पे आपका +Q चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अगेन गॉस लॉ से आप निकाल सकते हो और गॉस लॉ से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, यहां पे गॉसियन सरफेस लगाओगे तो गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से आप ये कह सकते हो इसी चार्ज की वजह से ही अपीयर होगी। ठीक है, ये जो चार्ज है इसी की वजह से अपीयर होगी क्योंकि इन दोनों का सम तो नेगलेक्ट ही हो गया ना। तो अगर मान लीजिए मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो आप ये कह सकते हो कि ये जो चार्ज है इसकी अगर ये ना भी होता तो जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती वैसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड अब आपको यहां पे नजर आएगी। ठीक है, मतलब Q अपॉन अगर ये R डिस्टेंस है मेरा, अगर इसको मैं R बोल दूं तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी गॉस लॉ लगा के Q अपॉन 4πε0 R², ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी रेडियली आउटवर्ड। सही है भाई, एज इफ कि ये है ही नहीं कंडक्टर, इसी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही वाली इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। आप बोलोगे फिर तो सर इससे कोई डिफरेंस कुछ क्रिएट हुआ ही नहीं। बिल्कुल डिफरेंस क्रिएट हुआ। क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ? अगर आप अकेला ये चार्ज लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ बनता वो कुछ इस तरह का बनता। ठीक है, और ये बनता Q अपॉन 4πε0 R²। लेकिन अब कंडक्टर आने की वजह से क्या हुआ है दोस्तों? कंडक्टर आने की वजह से यहां पे आपका ये डिसकंटिन्यूटी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। बाकी वैसे ही रहेगी पूरे जोन में, लेकिन A से लेके B तक आपका डिसकंटिन्यूटी आ गई है, ये जीरो बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कंडक्टर आ गया है। बाकी रीजन में बिल्कुल वैसी ही है। ठीक है, अब जरा देखिए, अब हमने पोटेंशियल को भी देखा यहां पे। इसकी वजह से पोटेंशियल भी आपका जो है ना उसमें भी बदलाव आया है। ठीक है, अगर आपने देखा हो पोटेंशियल का ग्राफ, तो पोटेंशियल का ग्राफ आउटसाइड हमने देखा तो वो 1/r के प्रोपोर्शनल था और उसके बाद यहां से लेके यहां तक आपका कांस्टेंट रहा था, पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया था। और उसके बाद हमने अंदर देखा कि पोटेंशियल का ग्राफ कैसा बनेगा, तो पोटेंशियल का ग्राफ भी थोड़ा सा डिफरेंट आया था। अगर ये अकेला पॉइंट चार्ज होता तो पोटेंशियल का ग्राफ डिफरेंट आता। अगर अकेला पॉइंट चार्ज होता तो पोटेंशियल का ग्राफ कुछ इस तरह का होता, Q अपॉन 4πε0 R, कुछ इस तरह का आपका पोटेंशियल का ग्राफ होता। बट अब क्या हुआ है, अब B से बाहर तो ऐसा ही पोटेंशियल है, बट प्रॉब्लम यह है B से लेके A तक ये कांस्टेंट हो गया और उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंट और आया है, पोटेंशियल का ग्राफ बदल गया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंडक्टर है ये काफी असर डाल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे और पोटेंशियल पे। आउटसाइड कुछ नहीं पता चल रहा, आउटसाइड वैसे ही बिहेव करेगा। ठीक है, अब
अगर कोई बोले कि सर अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को जो यहां पे रखा हुआ है अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर दूं, तो थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर दूं तो क्या होगा, तो चलिए जरा मूव करके देखते हैं। अब यहां पे कई तरह की सिचुएशन बन सकती हैं, जरा देखिएगा, सारी सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। देखिएगा कुछ इस तरह की सिचुएशन है और यहां पे ये मेरा कंडक्टर है भाई, ये मेरा सेंटर है और मैंने चार्ज को यहां पे रख दिया, प्लस क्यू चार्ज को। अब बताओ क्या होगा। अगेन अब आपका क्या होगा, यहां पे आपका माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, यहां पे आपका माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, टोटल चार्ज इसके ऊपर माइनस क्यू होगा। आप बोलोगे सर टोटल चार्ज माइनस क्यू क्यों होगा, क्योंकि अगेन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जीरो बनानी है भाई, तो चार्ज इनक्लोज जीरो होना चाहिए। अगर मैं यहां पे कोई गॉसियन सरफेस लूं तो चार्ज इनक्लोज मेरा जीरो होगा, तो अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगी, ठीक बात है। तो इसका मतलब इस पे माइनस क्यू होगा। लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो माइनस क्यू आएगा ये इसके इन्फ्लुएंस की वजह से होगा। यहां पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो यूनिफॉर्म नहीं आएगा, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो यहां पे ज्यादा नेगेटिव होगा और इस तरफ कम नेगेटिव होगा, मतलब चार्ज डेंसिटी इस तरफ ज्यादा होगी। इस सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अच्छा, ये कंडक्टर एज ए होल क्या था बताओ, कंडक्टर एज ए होल न्यूट्रल रहना चाहिए। तो अगर माइनस क्यू इनर सरफेस पे आ गया है तो आउटर सरफेस पे क्या बनेगा, प्लस क्यू। लेकिन आउटर सरफेस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यहां पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। इसका मतलब क्या हुआ बताओ, यहां पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूं आर डिस्टेंस अवे, इसके सेंटर से अगर मैं आर डिस्टेंस अवे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा हूं, जबकि चार्ज इस बार ऑफ सेंटर रखा हुआ, कुछ डी डिस्टेंस आपका आगे की तरफ रखा हुआ है, जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये वही आएगी जो यहां पे आई थी। इसमें चार्ज आपका सेंटर पे रखा हुआ था, यहां पे थोड़ा ऑफ सेंटर है चार्ज, बट यहां की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो वही रहेगी। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप यहां पे गॉस लॉ लगाओगे तो ये तो कैंसिल ही हो गया ना, इन दोनों का इफेक्ट, तो इन दोनों का इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो केवल ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये बाहर अपीयर होगा एक तरह से, आप ये समझिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसकी वजह से निकालोगे तो केवल ये एक तरह का एक हमारे पास एक ऐसी परत आ गई है जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, इसको आप खत्म कर दो फिर इसको, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से आप देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। असल में देखा जाए तो यहां पे जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, इसकी वजह से आया है। लेकिन इंटरेस्टिंग यहां पे ये हो गया कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इसके डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहां पे आपको दिखेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड स्टिल वैसी ही रहेगी जैसी पहले आ रही थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बाहर वाले पॉइंट को पता ही नहीं चलेगा कि चार्ज जो है ना ऑफ सेंटर है कि सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है। इसको अगर आप डिस्प्लेस भी कर दोगे तो यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड वैसी ही रहेगी। ये तो कैंसिल ही हो गया ना भाई। तो अगर मैं गॉस लॉ लगाऊंगा तो गॉस लॉ में ये जो चार्ज है ना ये सर्वाइव करेगा अब आपका, इस चार्ज की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्योंकि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ये जो गॉसियन सरफेस बनेगा ये सिमेट्रिक बनेगा, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट रहेगी, जैसा कि पहले थी वैसी अभी भी आएगी, ठीक है। इस तरह से आप इसको सोच सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड कोई बदलाव नहीं आएगा, बाहर का जो पोटेंशियल है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, अंदर चीजों में बदलाव आ जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ आया। अब यहां पे एक और सवाल खड़ा होता है, जरा देखिए क्या, एक और सवाल खड़ा होता है, और वो क्या है जरा सोचिए। अगर मैंने अंदर कोई प्लस क्यू चार्ज रखा तो ऑब्वियसली यहां पे माइनस क्यू एंड प्लस क्यू इस पे भी आ जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट को निकालूं बाहर और मैं इसको ग्राउंड कर दूं, ठीक है, यहां पे मैंने इसको ग्राउंड कर दिया, अब क्या होगा। अब अगर मैंने ग्राउंड कर दिया तो इसका जो चार्ज क्यू है वो सारा का सारा ग्राउंड हो जाएगा, सारा का सारा चार्ज जो है वो ग्राउंड हो जाएगा, और ये आ जाएगा 0 वोल्ट पे, ये आ जाएगा 0 वोल्ट पे, ये कंडक्टर आपका 0 वोल्ट पे आ जाएगा, और ये चार्ज गायब हो जाएगा, ये ग्राउंड में चला गया है, ठीक है। ये आपका ग्राउंड में चला गया है, सारा का सारा चार्ज जो है वो ग्राउंड में चला गया है, यहां पे आपका कोई चार्ज नहीं है अब, ठीक है। ये अब आपका ग्राउंड हो गया और यहां पे आ गया 0 वोल्ट। अब आप मुझे जरा सोचिए, ये कंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो E जो होता है, E डॉट dl जो होता है वो क्या होता है बताओ, वो आपका होता है dv। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मेरी 0 है तो dv की वैल्यू मेरी 0 आएगी, इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल क्या रहेगा, 0। इसका मतलब जो पोटेंशियल इसके सरफेस पे यहां पे है वही पूरे कंडक्टर पे होगा, 0 वोल्ट।
इसका मतलब पूरा कंडक्टर 0 वोल्ट पे रहेगा, इसका इनर सरफेस भी आपका अब 0 वोल्ट पे ही रहेगा, इनर सरफेस मेरा 0 वोल्ट पे रहेगा, ठीक है। ये वाला जो सरफेस है ये आपका 0 वोल्ट पे रहेगा, और इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस्ड रहेगा। आप बोलोगे सर माइनस क्यू चार्ज क्यों इंड्यूस रहेगा? क्योंकि गॉस लॉ, यहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रखनी है और उसके लिए आपको यहां पे प्लस क्यू है तो यहां पे माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए। इसका मतलब अंदर वाले सरफेस पे स्टिल चार्ज रहेगा, और कितना रहेगा बताओ जरा? माइनस क्यू चार्ज रहेगा, ठीक है। और आप ये कह सकते हो कि यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी 0 रहेगी और ये पूरा पोटेंशियल जो है वो 0 पे ही रहेगा, 0 वोल्ट पे रहेगा। क्लियर है भाई? तो ये बाहर वाला सारा चार्ज जो है वो ग्राउंड में जा चुका है। अब एक काम और करते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब जरा देखिए, अगर मैं यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, क्या यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बदलाव आएगा? अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बदलाव आएगा ना? अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं पूछूं तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप गॉस लॉ लगाओगे तो गॉस लॉ तो फिर से वही आएगा, ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर चार्ज एनक्लोज मेरा क्यू ही रहेगा, ठीक है। तो अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी? वो आपकी स्टिल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर रहेगी। तो अगर मैं अंदर की पोटेंशियल की बात करूंगा तो पोटेंशियल बाहर 0 है, हर जगह 0 है। अगर मैं पोटेंशियल का ग्राफ दिखाऊं अब आपको, तो पोटेंशियल का ग्राफ कैसा बनेगा वो जरा देखिए। ये 0 था, यहां पे r की वैल्यू a थी, ये r की वैल्यू b थी, ठीक है। अब जरा देखो, अगर मेरा रेडियस b से बाहर है तो पोटेंशियल मेरा 0, यहां तक पोटेंशियल मेरा 0 रहेगा क्योंकि ग्राउंडेड है ना, ठीक है। अब जरा देखिए इसके अंदर देखते हैं क्या होगा। इसके अंदर ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, r की वैल्यू लेस देन क्या है बताओ जरा? लेस देन a के लिए देख रहा हूं भाई मैं। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल एट सम रेडियस r माइनस पोटेंशियल एट इनर रेडियस b, इनर रेडियस a, इनर रेडियस a है ना, a से लेके मैं r तक जा रहा हूं, तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा ये आपका बनेगा इंटीग्रेशन माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर dr। और r की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है बताओ जरा? r की वैल्यू आपकी इनर रेडियस a से लेके r तक आ रहे हो, a से लेके a रेडियस से अंदर r तक जा रहे हो। अब a पे जो पोटेंशियल है वो तो 0 है, ये तो मेरा 0 हो गया। तो पोटेंशियल एट r माइनस 0 इज इक्वल टू क्या बन गया बताओ जरा? ये बन गया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1 बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई आर होगा, एक माइनस पहले होगा, 1 बाई आर हो जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो 1 बाई आर माइनस 1 बाई ए हो जाएगा, ठीक है। ये अब आपका पोटेंशियल एट आर बनेगा, पोटेंशियल एट आर का ग्राफ आएगा। अब अगर मैं इसको प्लॉट करके दिखाऊं आपको, तो ए पे तो पोटेंशियल मेरा 0 आएगा, ठीक है। ए पे आप देख सकते हो मेरा पोटेंशियल 0 होगा, आर की वैल्यू अगर मैं ए पुट कर दूंगा तो 0 आ जाएगा, और आर की वैल्यू अगर ए से छोटी करूंगा तो पोटेंशियल आपका बढ़ता चला जाएगा, और ये ग्राफ जो है वो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, पोटेंशियल का ग्राफ, ठीक है। ये मेरा अब आपका पोटेंशियल का ग्राफ आएगा। आई होप आपको ये समझ आया। अगर मैंने आउटर कंडक्टर को ग्राउंड कर दिया तो, ठीक है। अब चलिए अब एक काम करते हैं, आई होप यहां तक आपको समझ आया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, इसको मैं जरा हटा देता हूं, अब ग्राउंड को रिमूव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ग्राउंड किया, ग्राउंड के बाद सिचुएशन सारी बदल गई, ये पूरा आउटर जो है वो 0 वोल्ट पे आ गया है, कोई चार्ज नहीं है यहां पे। अच्छा, अगर मैं इसके आउटसाइड की बात करूं तो इसके आउटसाइड भी अब एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी 0 रहेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी 0 है, कोई आपका कोई एक तरह से पोटेंशियल आपका हर पॉइंट पे अब 0 ही रहेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब जरा देखिए, अब हमने इसको वापिस से फिर से हटा दिया, ग्राउंड करने के बाद फिर हटा दिया। अब जरा देखते हैं क्या होता है। ग्राउंड करते ही अगर आप हटा दोगे तो अंदर वाले चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर आपको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रखनी है भाई। 0 है तो यहां पे प्लस क्यू है तो यहां पे माइनस क्यू होना चाहिए, यहां पे तो माइनस क्यू ही रहेगा। अंदर वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेशक आप ग्राउंड करने के बाद हटा दो, बेशक हटाते ही आपका अंदर वाला चार्ज वही रहेगा, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी 0 रहेगी, ठीक है। यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी 0 रहेगी। अब सुनिए, यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी तो 0 आएगी। अगर मैं गॉस लॉ लगाऊं यहां पे, तो गॉस लॉ लगाओगे तो चार्ज एनक्लोज्ड ही 0 है, तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 आएगी। इसका मतलब अगर मैं कोई पॉइंट इंफिनिटी पे ले लूं, इंफिनिटी पे मेरा 0 वोल्ट है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी 0 है, तो पोटेंशियल में जो बदलाव आएगा वो 0 आएगा। इसका मतलब अगर मैं इंफिनिटी से इसके सरफेस पे आऊं, क्योंकि बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं,
तो पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं आएगा। इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होगा वही इसके यहां पे सरफेस पे पोटेंशियल आएगा, और इन्फिनिटी पे 0 वोल्ट है तो इसके सरफेस पे 0 ही रहेगा। इसका मतलब बाहर का पोटेंशियल स्टिल 0 रहेगा। अगर आपने इसको ग्राउंड टच करके फिर हटा दिया तो बाहर का पोटेंशियल अब आपका 0 ही रहेगा, ठीक है। बाहर कोई पोटेंशियल नहीं है और इसके सरफेस पे भी कोई पोटेंशियल नहीं है और ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब है अंदर वाली रेडियस तक बी रेडियस तक, माफ कीजिएगा ए रेडियस तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और कोई पोटेंशियल नहीं है, बेशक आप ग्राउंड को रिमूव कर दो। उसके बाद क्या होगा, अगर एक से और अंदर जाऊंगा तो फिर से वही कहानी पुराने वाली, सेम वही। इसका मतलब जब आपने इसको ग्राउंड किया था, ग्राउंड करने के बाद अगर आप वापस से ग्राउंड को हटा देते हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर वैसा का वैसा डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। जो ग्राउंड था उस टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन था वैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन अब आपका ये रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी समझ आई। अब इसको एक्सपेरिमेंट से जरा ऑब्जर्व करके देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट से हमें यही रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक और चीज बता दूं मैं आपको। आपने इसको ग्राउंड किया, ग्राउंड के बाद इसको हटा दिया, तो जब आपने ग्राउंड किया था उस केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल रहा था वही इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल रहेगा। अगर आप उसके बाद ग्राउंड को रिमूव कर देते हो तो अंदर के सरफेस पे स्टिल माइनस क्यू रहेगा, यहां पे प्लस क्यू रहेगा। अब सुनिए, अगर आपने समहाउ इस चार्ज को गायब कर दिया यहां से, अब क्या होगा? जैसे आपने इस चार्ज को गायब किया, ये जो माइनस क्यू इसके ऊपर आया था अकेला यही रह गया। अब तो ये सारा का सारा माइनस क्यू रिपेल होकर कहां पे आ जाएगा बताओ? इसके आउटर सरफेस पे आ जाएगा। जैसे आपने अंदर का चार्ज हटाया, ये सारा का सारा माइनस क्यू अब आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। माइनस क्यू अब आपका यहां पे आ जाएगा और एक तरह का ये शेल बन जाएगा माइनस क्यू का, ठीक है। अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अब आपकी 0 रहेगी, ठीक है। यहां पे भी 0, यहां पे भी 0, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अब 0 नहीं रहेगी, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड आएगी अब, ठीक है। और अब आपका पोटेंशियल आएगा बाहर, ठीक है। इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में r डिस्टेंस अवे अगर मैं अब पोटेंशियल निकालूं और r की वैल्यू b से बड़ी है भाई, ठीक है, तो अब यहां पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा माइनस क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये पोटेंशियल आएगा विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आएगी माइनस क्यू अपॉन। तो अगर मैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन देखूं, अगर मैं अंदर वाले चार्ज को गायब कर चुका हूं तो जो इनर सरफेस पे जो चार्ज था वो अब बाहर आ चुका है, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो जरा देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नेगेटिव आएगी भाई, ठीक है। माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है। और ये इस तरह की जाएगी भाई, ठीक है, रेडियली इनवर्ड आएगी। माइनस मैंने दिखाने के लिए नीचे दिखा दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। हालांकि मुझे माइनस नहीं दिखाना चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैसे ही दिखानी चाहिए, बट माइनस आर कैप लिख देना चाहिए, एक ही बात है, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, चलो प्लस ही लिख देता हूं ना, क्योंकि माइनस आर कैप नेगेटिव साइन डायरेक्शन में दिखा देता हूं ना इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो कुछ इस तरह की बनेगी आपको, ठीक है। और वो बनेगी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और डायरेक्शन इसकी आएगी माइनस आर कैप की तरफ। तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड को प्लॉट कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और r इक्वल टू बी पे बी स्क्वायर बन जाएगा। तो पोटेंशियल कैसा होगा? पोटेंशियल नेगेटिव होगा भाई, ठीक है। 1/r के अकॉर्डिंग चेंज होगा, नेगेटिव आएगा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को नीचे दिखाएंगे भाई, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी ना, उसको तो फिर नीचे दिखाना पड़ेगा, नेगेटिव आएगा तो नीचे ऐसे दिखा के। और तो पोटेंशियल का ग्राफ देखिए कैसा बनेगा, पोटेंशियल बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पोटेंशियल आपका बी पॉइंट पे आपका यहां से ऐसे जाएगा माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, बल्कि आर लिख दो यहां पे। इस पॉइंट पे आपका माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी बनेगा और उसके बाद यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट रहेगा। अब ये पोटेंशियल अब आपका कांस्टेंट रहेगा। आप बोलोगे सर पोटेंशियल क्यों कांस्टेंट रहेगा? जरा सोचिए पोटेंशियल क्यों कांस्टेंट रहा भाई? क्योंकि आप सोचे ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो पोटेंशियल में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसका मतलब अब आपका पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। पूरा अंदर तक का पोटेंशियल अब आपका बराबर रहेगा। तो जरा समझिए कि जैसे अंदर के चार्ज को गायब करेंगे, वो जो माइनस क्यू चार्ज था वो सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है। और सरफेस पे आने के बाद क्या कहानी बनेगी वो जरा समझिए इस चीज को, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ आया। अब चलिए इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई करके देखते हैं इसको। इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो मिलते हैं एक्सपेरिमेंट सेटअप में एंड इसको देखते हैं। तो दोस्तों मैं एक्सपेरिमेंट सेटअप में रेडी हूं एंड पहले आपको सेटअप समझा देता हूं और उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं।
और इसके रिजल्ट्स को देखते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे थ्योरेटिकल एनालिसिस के साथ अलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास वेन डी ग्राफ जनरेटर है। वेन डी ग्राफ जनरेटर पे चार्ज आएगा जब हम इसको ऑन करेंगे तो, और वो चार्ज हमें इस स्फीयर को देना है। ये जो स्फीयर है ये आपका जो स्फेरिकल शेल होगी बड़ी वाली, उसके अंदर वाला स्फीयर है ये। इसके ऊपर चार्ज को हम कैसे देंगे इस वेन डी ग्राफ जनरेटर से? उसके लिए हमने एक वायर कनेक्ट किया हुआ है, कंडक्टिंग वायर है ये, इसके अंदर कंडक्टर लगा हुआ है, और वो जो कंडक्टिंग वायर है वो इस स्फीयर के साथ कनेक्टेड है। हमने यहां पे एक इंसुलेटिंग रोड लगा रखी है, जिस इंसुलेटिंग रोड के थ्रू ये अंदर की तरफ आया है और इसके साथ कनेक्ट हुआ है। मतलब ये आउटर कंडक्टर के साथ, आउटर जो कंडक्टिंग सरफेस है हमारे पास, उसके साथ इस कंडक्टिंग वायर का कोई कनेक्शन नहीं है। सो आप ये कह सकते हो कि जो चार्ज इसके ऊपर आएगा वही चार्ज इस अंदर वाले स्फीयर के ऊपर भी आएगा। इस अंदर वाले स्फीयर के ऊपर हमने कुछ नायलॉन थ्रेड लगा रखी हैं, सो दैट जब इसके ऊपर चार्ज आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप होंगी, और ये नायलॉन थ्रेड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेंगे। तो अगर ये नायलॉन थ्रेड अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे चार्ज आया है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप हो गई है। इसलिए हमने नायलॉन थ्रेड यहाँ पे लगाई है, सो दैट हम वेरीफाई कर सके। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो आउटर कंडक्टर आपको दिख रहा है, ये अभी फिलहाल पूरा स्फेरिकल शेल नहीं बना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसके ऊपर एक कैप लगाएंगे, सो दैट ये आपका एक पूरा स्फेरिकल शेल की तरह आपको नजर आए। हालांकि पूरी तरह से ये स्फीयर नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन है इसमें। ठीक है, उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं अपने को। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से क्लोज करने जा रहे हैं। इस स्फेरिकल शेल के ऊपर भी हमने कुछ नायलॉन थ्रेड को लगा रखा है, वो इसलिए बिकॉज जब चार्ज अंदर वाले स्फीयर पे आएगा तो उसकी वजह से बाहर वाला जो सरफेस है इस आउटर स्फेरिकल शेल का, इस बाहर वाले सरफेस के ऊपर भी कुछ चार्ज आएगा, कुछ चार्ज इंड्यूस होगा। ये आपने बोर्ड पे पढ़ा। ठीक है, तो वो जो चार्ज इंड्यूस होगा उसकी वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेटअप होंगी ना। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेटअप, उनका सेटअप देखने के लिए हमने ये नायलॉन थ्रेड को लगा रखा है, सो दैट हमें नायलॉन थ्रेड वेरीफाई कर सके, बता सके। दूसरा, हमने आउटर सरफेस के साथ एक प्रोब कनेक्ट की है। यहां पे एक प्रोब कनेक्टेड है, और ये इस प्रोब का दूसरा एंड है जो मेरे हाथ में है। इस एंड का इस्तेमाल करके मैं इसको ग्राउंड कर सकता हूं। अब ग्राउंड कैसे करूंगा? उसके लिए मेरे पास एक डिस्चार्ज रोड है। ये जो डिस्चार्ज रोड होती है ग्राउंड के लिए इस्तेमाल में आती है। इससे आप चार्ज को ग्राउंड में भेज सकते हो, ग्राउंड से निकाल भी सकते हो चार्ज को। ग्राउंड से अगर कोई चार्ज फ्लो करेगा तो इसी प्रोब के थ्रू फ्लो करेगा। ये ग्राउंडेड है एक तरह से, आप ये समझिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो मेरे पास प्रोब है, इसको मैं इसके साथ अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा तो इसका मतलब ये आउटर जो कंडक्टर है मेरा, आउटर जो स्फेरिकल शेल है, ये ग्राउंडेड हो गई है, इसका आउटर सरफेस ग्राउंड हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये प्रोब यहाँ पे लगाई हुई है। दूसरा, हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप भी है। ये जो इलेक्ट्रोस्कोप हमने लिया है, इसका इस्तेमाल हम ये देखने के लिए करेंगे कि चार्जेस आया है कि नहीं आया, चार्ज है या नहीं है सरफेस के ऊपर। हम ये नहीं बता पाएंगे कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, बट ये बता पाएंगे कि चार्ज आया कि नहीं आया। तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रोस्कोप का भी इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप रखा हुआ है। तो मैंने आपको एक कंप्लीट सेटअप बता दिया है कि किस तरह का हमारे पास सेटअप है। तो चलिए अब इसको जरा परफॉर्म करते हैं। तो मैं वेन डी ग्राफ जनरेटर को ऑन करता हूं। तो यहां से मैंने ऑन किया, नायलॉन थ्रेड पे देखिए अंदर वाले नायलॉन थ्रेड जो है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो गए हैं, और बाहर वाले जो नायलॉन थ्रेड हैं अगर आप उनको ऑब्जर्व करोगे तो वो भी धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा क्योंकि बाहर जो चार्ज है वो मुझे नहीं पता कितना चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है। ऑब्वियसली जितना अंदर है उतना ही बाहर आएगा, बट बाहर के जो नायलॉन थ्रेड है थोड़े से लंबे हैं, तो ग्रेविटी का असर थोड़ा ज़्यादा है इनके ऊपर। बट मुझे लग रहा है ये धीरे धीरे अब उठना स्टार्ट होंगे। थोड़ा थोड़ा मूवमेंट मैं देख पा रहा हूँ, हल्का हल्का ये ऊपर उठना शुरू हो गए हैं। और आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, ये एक नायलॉन थ्रेड तो अभी ऊपर भी आ रहा है। ठीक है, इवन मैं अपने हाथ से यहाँ पे ना फील्ड लाइंस को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे तो इसका मतलब ये हुआ, देखो अंदर वाले स्फीयर का कोई कनेक्शन नहीं है बाहर वाली शेल के साथ, बट स्टिल क्या हो रहा है, स्टिल बाहर वाले सरफेस पे चार्ज आ रहा है एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, जो ये बाहर वाली जो शेल है, इसके अंदर की तरफ जो चार्ज आया है और जो बाहर की तरफ जो चार्ज आया है, जो बाहर वाली शेल है, अंदर की तरफ जो चार्ज है वो और बाहर की तरफ जो चार्ज है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। अंदर की तरफ अगर इसके इनर साइड की तरफ अगर नेगेटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है,
और यहाँ पे चार्ज आया है इसके सरफेस पे भी, आप नाइलॉन थ्रेड से देख सकते हो। इवन मैं यहाँ पे फील्ड लाइंस को स्ट्रॉन्ग करूंगा तो ये नाइलॉन थ्रेड जो है फील्ड लाइंस की तरफ अलाइन करने की कोशिश करेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये थोड़े से हैवी है, नाइलॉन थ्रेड थोड़े लंबे हैं, इस वजह से ये पूरी तरह से उठ नहीं पा रहे हैं, बट आप समझ गए हैं कि यहाँ पे भी आपका चार्ज आ रखा है आउटर सरफेस के ऊपर भी। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं वेन डायग्राफ को जरा बंद कर देते हैं। तो वेन डायग्राफ को बंद करने से अंदर वाले सरफेस पे चार्ज है, बाहर वाले पे भी स्टिल चार्ज है। इवन मैं इलेक्ट्रोस्कोप से भी चेक कर सकता हूं कि बाहर वाले सरफेस पे चार्ज है या नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कुछ चार्ज मैं इलेक्ट्रोस्कोप पे ट्रांसफर कर देता हूं। और आप देखिए इलेक्ट्रोस्कोप की जो नीडल है वो आपकी अवे गई है, इसका मतलब कुछ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पे ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, कुछ चार्ज यहां से कम हो गया है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर वाले की थोड़ी सी कम हो गई होगी। अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर जो चार्ज था, जो स्फेरिकल शेल है बाहर वाला, उसके अंदर जो चार्ज था -q वो उतना ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड वैसी रहेगी, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। आप देख भी पा रहे होंगे जब मैं इसको पास में ला रहा हूं तो उतना ज्यादा असर नहीं हो रहा जितना पहले असर हो रहा था। ठीक है, हालांकि अभी भी असर बचा हुआ है, आप देख सकते हो मेरी उंगली की तरफ जो है ना अट्रैक्ट हो रहे हैं ये, बट उतना अट्रैक्ट नहीं हो रहे जितने पहले हो रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ी सी कम हो गई है। अब एक काम करता हूं, मैं बाहर वाले को ग्राउंड कर देता हूं। तो ग्राउंड के लिए मेरे पास क्या है, ये आपकी प्रोब है, मैं इस प्रोब को इधर दिखाता हूं आपको। तो मैं इसको जो डिस्चार्ज रोड है ये ग्राउंडेड है, मैं इसको इस ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देता हूं। ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते ही जो भी इसके आउटर सरफेस पे जो चार्ज था वो ग्राउंड हो चुका है, वो ग्राउंड में वापस आ चुका है। इसका मतलब अब इसके आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है। इवन मैं वेरीफाई करा सकता हूं, कैसे, अगर मैं इसको अपनी उंगलियों को पास में लाऊंगा ना, अब देखो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा इसमें। इसका मतलब अब क्या है, अब आउटर सरफेस के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, बट इनर सरफेस पे चार्ज है। इस जो स्फेरिकल शेल है बड़ी वाली, इसके अंदर वाले सरफेस पे चार्ज स्टिल उतना का उतना ही है, और जो अंदर जो स्फीयर लगा हुआ है, छोटे वाला जो स्फीयर है, उसके ऊपर भी उतना ही चार्ज है। अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी भी बनी हुई है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी भी वैसी की वैसी हैं। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो हो चुकी हैं, क्योंकि बाहर का जो चार्ज है वो हमने खत्म कर दिया, उसको ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, अब मैं काम कर रहा हूं, अंदर वाले स्फीयर को भी डिस्चार्ज कर देता हूं। तो इसके लिए मुझे डिस्चार्ज रोड चाहिए। ठीक है, तो डिस्चार्ज रोड से मैं इस यहां पे कनेक्ट करके, आपने देखा कि जो अंदर वाली जो नायलॉन थ्रेड थी वो नीचे गिर गई है। इसका मतलब आपका ये कह सकते हो कि अंदर वाला स्फीयर अब डिस्चार्ज हो चुका है। लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली है, जो बाहर वाले स्फीयर के इनर सरफेस पे जो चार्ज आ रखा था वो चार्ज अब आउटर सरफेस पे आ गया है। वो एक तरह का चार्ज अब, क्योंकि जो पहले क्या था, पहले आपका इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज था। हमने आउटर सरफेस वाले चार्ज को ग्राउंड कर दिया, बचा सिर्फ इनर सरफेस वाला चार्ज। इनर सरफेस वाला चार्ज तो स्टिल रहेगा ना। अब जैसे ही अंदर का चार्ज हमने खत्म किया, अंदर वाले छोटे स्फीयर का, तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो गई, और जो आउटर सरफेस जो था हमारा, उसके जो अंदर वाले सरफेस पे जो चार्ज रखा था वो आउटर सरफेस पे चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब अब इसके आउटर सरफेस पे चार्ज है। मैं अगर उंगली लाऊंगा तो थोड़ा बहुत यहां पे मुझे मूवमेंट देखने को मिलेगा, हालांकि ज्यादा नहीं है, बट हल्का फुल्का मूवमेंट मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूं इलेक्ट्रोस्कोप से। इलेक्ट्रोस्कोप के पास में अगर मैं इसको लाऊंगा तो नीडल पहले अवे गई थी ना, इसका मतलब इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है। अब ये उसका ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो अब जरा देखिए, अब मैं इसको अगर मैं पास में लाऊंगा और टच करूंगा तो नीडल वापस आनी चाहिए। आप देख सकते हो नीडल वापस आई है। वापस आने का क्या मतलब है, वापस आने का मतलब है अब जो चार्ज है वो ऑपोजिट है पूरा पिछले वाले चार्ज से। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि कैसे हमारे जो चार्जेस हैं वो इंड्यूस होते हैं ऐसी सिचुएशन में। और ये चीज बिल्कुल जो हमने थ्योरी में जो पढ़ी है, बिल्कुल उसी का हम एक तरह से वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज को। आई होप आपको ये समझ आया। तो चलिए अब वापस बोर्ड पे चलते हैं और कुछ आगे के जो कंसेप्ट्स हैं उनको समझते हैं। तो मिलते हैं बोर्ड पे। तो दोस्तों, आपने एक्सपेरिमेंट देखा। अब उस एक्सपेरिमेंट में थोड़ी सी चीजें डिफरेंट थी इस जो थ्योरी में मैंने एक्सप्लेन किया उससे। क्या डिफरेंट था, हमने यहाँ पे पॉइंट चार्ज लिया था, लेकिन एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है, एक छोटा स्फीयर है जिसके ऊपर हमने क्यू चार्ज लिया है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जहां तक इसकी रेडियस के बाहर अगर आप देख रहे हो तो वैसा ही एक्सप्रेशन रहेगा। इसकी इनर रेडियस मान लीजिए मैं c बोल दूं, तो अगर मैं आउटसाइड c देखूंगा तो वैसा ही एक्सप्रेशन जो हमने पढ़ा है वैसा ही रहेगा। ठीक है,
लेकिन इनसाइड सी चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। तो अब आपको दिमाग लगाना कि अब कैसी चीजें बनेंगी, क्योंकि जो मैंने थ्योरी में एक्सप्लेन किया वो पॉइंट चार्ज था, जबकि एक्सपेरिमेंट में आपने जो देखा है वो पॉइंट चार्ज नहीं था, वो सेल पे चार्ज था। उससे हालांकि जो एक्सपेरिमेंट देखा वो बिल्कुल सही है, जो हमने कंसेप्ट बनाया वो भी बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है। बट द थिंग इज, जो पूरा आप इसका पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करोगे तो उसमें आपको सी भी लेना पड़ेगा ना, अब आपको ए बी एंड, क्योंकि अब ये पॉइंट चार्ज दौरान इसकी भी अपनी रेडियस है भाई सी, तो आपको एक सी पॉइंट और लेना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एंड तीनों चारों चीजों को फिर से आपको ड्रॉ करना होगा। और सारे केसेस में जितने भी आपने केस पढ़े हैं तो वो आप खुद से सोचना, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए मैंने बता दिया, अब ये स्फेरिकल शेल के केस में आप खुद दिमाग लगाओ कि दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये सब कैसे रहेगा, एक्सप्रेशन कैसा बनेगा और किस तरह का वेरिएशन आएगा, ठीक है। हालांकि वो सिमिलर ही होगा, थोड़ा सा बदलाव आएगा बस, ठीक है, वो आप सोचिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे एक सवाल और उठता है, सवाल ये उठता है कि सर आपने एक कंडक्टर ले लिया, सोचिए अगर यहां पे कोई इंसुलेटर होता तो इंसुलेटर वाला केस हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा आगे चल के जब आपको डाइलेक्ट्रिक में पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको इंसुलेटर के बारे में पढ़ाऊंगा तब हम इंसुलेटर वाला केस भी पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें और भी कई सारे क्वेश्चंस उठ जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहां पे कोई पॉइंट चार्ज लूं और यहां पे मैं कोई इंसुलेटर ले लूं जिसकी रेडियस यहां पे ए है और यहां पे रेडियस जो है वो बी है, तो अब यहां पे माइनस क्यू चार्ज नहीं इंड्यूस होगा, यहां पे कुछ अलग चार्ज होगा, माइनस क्यू नॉट। अब वो कितना चार्ज इंड्यूस होगा उसकी कैलकुलेशन भी हम लोग करेंगे। और इस बार यहां पे ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर है, यहां पे माइनस क्यू नॉट होगा तो ऑब्वियसली यहां पे प्लस क्यू नॉट आएगा, क्योंकि एज ए होल ये न्यूट्रल रहना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में चीजें थोड़ी डिफरेंट होंगी भाई, इंसुलेटर के केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या होगा और ये चार्ज कितना इंड्यूस होगा, ये जो कैलकुलेशन है ये आगे चल के जब आपको मैं पोलराइजेशन वगैरह का असर समझाऊंगा तो आपको थोड़ा सा बढ़िया समझ आएगा ये। तो अभी के लिए फिलहाल हम इसको आगे के लिए छोड़ रहे हैं, इंसुलेटर वाले केस को, कंडक्टर वाले केस को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब यहां पे एक और सवाल करते हैं भाई, जरा देखिए एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन को देखते हैं। और वो सिचुएशन क्या है, सोचिए मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है और रेडियस उसकी आर है और इसके ऊपर मैंने क्यू चार्ज दे रखा है। मेरे पास एक और स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस जो है वो r/2 है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक वायर ले रहा हूं, वायर के थ्रू इनको कनेक्ट कर रहा हूं। तो मैंने इनको कनेक्ट किया पहले और कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट कर दिया, इनको वापस से डिस्कनेक्ट कर दिया, एक बार कनेक्ट किया और फिर डिस्कनेक्ट कर दिया। तो आपको बताना है कि कनेक्ट करके जब मैंने डिस्कनेक्ट किया तो इनके ऊपर कितना कितना चार्जेस आ रखा था। अब ये कैसे कैलकुलेट करें कि कितना कितना चार्ज इनके ऊपर ट्रैप हो रखा था। पहले इसके ऊपर टोटल चार्ज Q था, ये शेल थी और ये भी शेल है भाई, इसकी रेडियस बस r/2 है, इसकी रेडियस r है। पहले कनेक्ट किया, कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट कर दिया, आपको बताना है कि कितना कितना चार्ज दोनों के ऊपर आएगा, वो कैसे देखेंगे। तो चलिए जरा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने इसको कनेक्ट किया, यहां से कनेक्ट होगा, कनेक्ट होते ही क्या होगा, इसका कुछ चार्ज यहां से निकलेगा और इसके ऊपर आ जाएगा और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि स्फीयर है ना, कंडक्टिंग स्फीयर है, मान लीजिए ये भी कंडक्टिंग स्फीयर है, ये भी कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसके ऊपर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, इसके भी ऊपर भी। तो जैसे आपने इसको टच किया कंडक्टिंग वायर से, कुछ चार्ज इसका फ्लो हो गया, इसके ऊपर आ गया और वो चार्ज था स्मॉल q। अब इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल आएगा वो और इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल आएगा वो दोनों बराबर होने चाहिए भाई, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। तो चलिए जरा पोटेंशियल को बराबर करते हैं। कैसे करोगे पोटेंशियल को, बताओ बराबर कैसे करो। इसका पोटेंशियल क्या है, सरफेस पे क्या पोटेंशियल है भाई, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से आप इसका पोटेंशियल निकाल सकते हो सरफेस का। और हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई जब आप इसका पोटेंशियल निकालोगे तो इसका इंटरफेरेंस कुछ नहीं होगा, जस्ट एक अजम्पशन है, क्योंकि ये काफी दूर मान लेता हूं मैं इससे, ठीक है। तो ऐसा हम अजम्पशन लेके चलेंगे। तो इसका सरफेस का पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको आप पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर लो ना यार। जब भी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आप उसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो। जब भी आपको पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो आउटसाइड दिस या ऑन दिस रेडियस, आउटसाइड दिस रेडियस निकालनी हो या ऑन दिस रेडियस निकालनी हो, तो आप इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करके इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके सरफेस का जो पोटेंशियल आएगा दोस्तों वो आपका बनेगा Q माइनस क्यू डिवाइड बाई 4πε0 r। ये इसके सरफेस का पोटेंशियल बनेगा। इसके सरफेस का क्या पोटेंशियल बनेगा, वो बनेगा Q डिवाइड बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट r/2। सही है जी, और ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब जरा देखिए, अगर मैं यहां से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हटा दूं तो ये बनेगा q माइनस क्यू डिवाइड, बल्कि r को भी हटा दो ना भाई, r को भी हटा दो, तो q माइनस क्यू हैज टू बी इक्वल टू 2q। तो यहां से q की वैल्यू जो आएगी वो आएगी q/3। इसका मतलब ये हुआ कि इसका q/3 चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा बताओ जरा, ये आ जाएगा q/3, और ये जो बचेगा ये q माइनस q/3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2q/3, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब हम चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा। सिग्मा क्या होगी बताओ जरा, यहां पे बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बनेगी। टोटल चार्ज है 2q/3 डिवाइड बाय सरफेस एरिया, सरफेस एरिया है 4 पाई r², तो ये बन जाएगा 2q डिवाइड बाई 12 पाई r², ठीक है भाई। तो इस 2 को भी काट दो, बल्कि यहां पे 6 आ गया। तो ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी बन गई बिगर स्फीयर की, ठीक है। ये सिग्मा बी लिख देता हूं, ये बिगर स्फीयर है, और ये स्मॉलर है तो सिग्मा एस लिख देता हूं। तो सिग्मा एस जो बनेगा, इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आएगी, वो आएगी q/3 डिवाइड बाई 4 पाई r/2 का स्क्वायर, सरफेस एरिया से डिवाइड कर दिया ना मैंने। तो बताओ ये क्या बन गया, ये बन गया q/3 पाई r²। एक बार चेक कर लो, 4 से 4 कट गया ये, तो q/3 पाई r², ये यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बन गई। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर ज्यादा है, चार्ज इसके ऊपर स्टिल ज्यादा है, बट हम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो चार्ज डेंसिटी इसके ऊपर ज्यादा है कंपेयर टू इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी उससे। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी हमारा कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू करता है, जैसे मान लीजिए इस तरह का कनेक्टेड कोई बॉडी है, उसके ऊपर हम चार्ज देना शुरू कर रहे हैं यहां से, तो जो चार्ज इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इस तरह से होगा कि जिसकी रेडियस छोटी होगी उतनी ही वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, उतनी ही चार्ज डेंसिटी वहां पे ज्यादा होगी, ठीक है। अब सोचिए मेरे पास कोई इस तरह का सरफेस है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर चार्ज देना शुरू करूं तो चार्ज जहां पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहां पे देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटी है वहां पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, और जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहां पे चार्ज डेंसिटी कम होगी। यहां पे चार्ज डेंसिटी काफी कम आएगी, ठीक है। यहां पे चार्ज डेंसिटी अच्छी खासी आएगी। जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर की जो रेडियस है वो छोटी है, वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। वहां पे ज्यादा चार्ज अक्यूमुलेट करेगा, पर यूनिट एरिया चार्ज वहां पे ज्यादा होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। आज के एपिसोड में हम इतना ही करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो इसके ऊपर मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा, ठीक है। जरा देखते हैं इसके असर को। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।